क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी देखे थे और पिछले क्लास में हम बोले थे कि इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करके रखिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम वहाँ पर क्लास ऑफ करना पड़ा और क्लास आज कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आज का जो क्लास है, इसमें एक तो ये सीखेंगे कि एक ही क्वेश्चन का नॉर्मेलिटी मोलैरिटी कैसे निकाला जाएगा एक ही डेटा से, और दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों के हेल्प ले करके हम एक रिलेशन बताएंगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, कि एक ही चीज़ अगर दिया हुआ है, सिर्फ नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं, या सिर्फ मोलैरिटी दिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मोलैरिटी बताइए एंड नॉर्मेलिटी बताइए 36.5 ग्राम ऑफ HCl, 36.5 ग्राम HCl है। तो गिवन में क्या चीज़ दे दिया, क्वेश्चन में गिवन दे दिया है कि 36.5 ग्राम HCl है, गिवन मास ऑफ HCl, गिवन मास को रिप्रेजेंट करेंगे W से 36.5 ग्राम, ये दे दिया। और डिसॉल्व किया जा रहा है 2 लीटर सॉल्यूशन में, मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 2 लीटर। फाइंड करने बोल रहा है, तो फाइंड जो आपको करना है वो बताइए, मोलैरिटी पता करना है और नॉर्मेलिटी पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है। मोलैरिटी के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कौन है यहाँ पे, HCl को मिक्स कर दिया गया 2 लीटर सॉल्यूशन में, मिक्स है वो, डेफिनेटली वाटर में ही मिक्स होगा। एसिड वाटर में ही अपना प्रोडक्ट शो करता है, वाटर में ही नहीं लिखा हुआ यहाँ पे वाटर का नाम, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ वाटर ही होगा। तो वाटर में ये चीज़ मिक्सड है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स निकालने करना पड़ेगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपको पता है, गिवन मास 36.5। क्या चाहिए मोलर मास, HCl का मोलर मास कैसे निकलेगा, HCl में क्या चीज़ है, H और Cl, HCl में H है और Cl है, तो H का मास होता है 1, Cl का मास 35.5, दोनों को ऐड कर दीजिए 36.5। इसका मतलब HCl का मोलर मास निकल 36.5। तो मोलर मास और गिवन मास सेम है, ये भी 36.5, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1 मोल। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है तो फिर मोलैरिटी निकल गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकल जाने के बाद मोलैरिटी निकालना आसान है। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 रख दिए, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 रख दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये 1 मोल, वॉल्यूम सॉल्यूशन की जगह 2 लीटर्स। आंसर कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स पर लीटर। अब यहाँ पहला चीज पॉइंट समझिए, 36.5 ग्राम HCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 1 ही आया है, और मोलैरिटी कितना आया है हाफ आया है। अब नॉर्मेलिटी निकालने जाने में, नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी के क्या डेफिनेशन है, नॉर्मेलिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मोलैरिटी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी अगर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NEQ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का क्या डेफिनेशन है, पहले नंबर ऑफ मोल्स सही था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मोलर मास। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि HCl के लिए इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। HCl का मोलर मास कैसे निकालें, H और Cl के मास को जोड़ दिए 1 + 36.5, ये मोलर मास निकालना आसान, दोनों को ऐड कर दीजिए मोलर मास निकल गया। इक्विवेलेंट मास इतना सिंपल नहीं निकलेगा। इक्विवेलेंट मास के लिए हम आपको बताए हैं कि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला है, ये HCl क्या चीज़ है, HCl अपने आप में एक एसिड है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे, कैसे निकलेगा, किसी भी सब्सटेंस का एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एसिड का मोलर मास बाय एसिड का बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या चीज़ है, कोई एसिड वाटर में मिक्स करने के बाद कितना H+ दे रहा है, वो एसिड है, वो बेसिसिटी है। तो अगर आप HCl के बारे में देखिएगा, HCl को वाटर में घोलिएगा
ये भी देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, कितना H प्लस दिया 1H प्लस, तो बेसिटी का वैल्यू हो गया 1। मीन्स HCl एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl अगर निकालना है आपको तो मोलर मास रखना पड़ेगा, मीन्स 36.5 बाई बेसिटी, तो HCl का बेसिटी 1H प्लस देता है, बेसिटी 1 मीन्स 36.5 ही इसका हो गया इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब मोलारिटी इसका मतलब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो गया HCl का। कब? डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 होने के कारण। इस डिनोमिनेटर को हम लोग कहते हैं n फैक्टर, लास्ट क्लास में पढ़े हैं, इस डिनोमिनेटर का नाम है n फैक्टर। तो डिनोमिनेटर n फैक्टर का वैल्यू जब 1 होगा तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम होगा। इस कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये भी सेम होगा। देखिए अब नंबर ऑफ मोल्स इस क्वेश्चन कितना है 1 मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 आएगा। कैसे? यहां पे आप देखिए एक चीज, गिवन मास 36.5 है, इक्विवेलेंट मास 36.5 है, तो फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको दिख गया 1 इक्विवेलेंट आ रहा है। तो एक कंडीशन समझिए कि मोलर मास इक्विवेलेंट मास कब सेम होता है? जब n फैक्टर का वैल्यू 1 हो, और जब n फैक्टर 1 हो तो इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो नंबर ऑफ मोल्स ये भी सेम रहता है। और n फैक्टर 1 होने के कारण मोलारिटी और नॉर्मलिटी भी सेम हो जाता है। अब नॉर्मलिटी देखिए निकालते हैं, नॉर्मलिटी भी सेम आने वाला है। नॉर्मलिटी क्या चीज है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप देख लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर्स, 1 इक्विवेलेंट 2 लीटर। नॉर्मलिटी का वैल्यू आपको यहाँ पर क्लियर आता हुआ दिख रहा है 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर्स, 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर। इस तरीके से हम लोगों के पास नॉर्मलिटी भी आ गई। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम है कब? डिनोमिनेटर का वैल्यू जब 1 है तब, मीन्स n फैक्टर 1 है तब। तो यहाँ पर आपको याद करा दें कि इक्विवेलेंट मास का हम कई फॉर्मूला लिखे थे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई A या B या C या N या फिर B, जहाँ पर A को कहते थे एसिडिटी। ये एसिडिटी किसके लिए होता है? बेस के लिए। हम लोग कहते हैं स्टोमक में एसिडिटी हो गया, मीन्स क्या है? बेस का क्वांटिटी बढ़ गया है। बेस का क्वांटिटी बढ़ गया तो क्या करिए, थोड़ा सा नींबू ले लीजिए, नींबू को रस थोड़ा ड्रिंक करके ले लीजिए। नींबू के रस में क्या एसिड, वहाँ H प्लस है, तो बेसिटी बढ़ गया मीन्स OH बढ़ गया, OH माइनस बढ़ गया। जैसे आप एसिड लीजिएगा उससे आपको H प्लस मिल जाएगा, H प्लस OH माइनस मिल के न्यूट्रल हो गया, वाटर बन गया न्यूट्रल। आपको ये ढकार, ये जो अंदर से वॉमिटिंग टाइप लगता, इसका इफेक्ट आपका खत्म हो जाता। तो एसिडिटी बढ़ जाने पर हम लोग एसिड ड्रिंक करते हैं। 4 बेस। बी का क्या मतलब है? बी का मतलब बेसिटी, और बेसिटी किसके लिए है? फॉर एसिड। सी का मतलब है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स किसी भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट पर कितना चार्ज चेंज किया। जैसे Fe2 प्लस से मान लीजिए Fe3 प्लस बन गया, तो 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो गया। कितना चार्ज चेंज किया, कितने यूनिट का वैल्यू चेंज किया? 1 यूनिट का। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, O से O-2 बन गया, कितने का चेंज हुआ? 2 यूनिट का। साइन से मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट हम लोग मैग्नीट्यूड से मतलब है। 0 था O और ऑक्सीजन न्यूट्रल था, 0 से -2 हो गया, 2 यूनिट चेंज किया, मीन्स वहाँ पर C का वैल्यू 2 हो जाएगा। Na से Na प्लस बन गया, Na क्या था? न्यूट्रल, मीन्स उस पर चार्ज 0, Na प्लस बन गया, उस पर 1 पॉजिटिव आया, तो 0 से 1 पॉजिटिव, चार्ज कितने का चेंज हुआ? 1 का, तो C का वैल्यू बन जाएगा। ये इसका मतलब होता है। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, किसी भी रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। जैसे Na से Na प्लस बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, Mg से Mg2 प्लस बनता है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है। और V का मतलब है वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट पे क्या चार्ज है वो उसका वैलेंसी है, किसी भी आयंस पे क्या चार्ज है वो उसका वैलेंसी है। तो ये इक्विवेलेंट मास के यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन लिख दे रहे हैं। और एक और चीज़ ले लेते हैं कि यहाँ पर इन सबको n फैक्टर कहा जाता है। n फैक्टर, A हो या B हो या C हो या N हो
या V हो, इनको n फैक्टर्स कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ हम करने वाले। यहाँ देखिए पहला चीज गिव मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम आया कब, जब n फैक्टर का वैल्यू कितना था 1। ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम आ गया। ऐसे कंडीशन में मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी भी सेम आ गया। मींस जब n फैक्टर 1 होता है, n फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, इनमें से किसी भी चीज़ का वैल्यू 1 अगर होता है तो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का वैल्यू सेम होता है। लेकिन अगर n फैक्टर 1 नहीं हो, 1 से ज़्यादा हो, 1 से कम तो कोई चांस है ही नहीं। एक और पॉइंट लिख लीजिए, n फैक्टर इसका वैल्यू 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम कभी नहीं होगा। इस तरीके से तो 2 होगा 3 होगा। ऐसे कंडीशन में नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उसके लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं। क्या कर दें यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं H2SO4, 98 ग्राम H2SO4। अब इस 98 ग्राम H2SO4 में 2 लीटर सॉल्यूशन में ही मिक्स्ड है। तो देखिए क्या क्या चेंज होने वाला है। सबसे पहले मोलैरिटी नॉर्मैलिटी पता करना है। सबसे पहले मोलर मास चेंज करेगा। मोलर मास कैसे चेंज करेगा, H2SO4 का मोलर मास निकालिए। H2SO4 में क्या चीज़ है, H2SO4 इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। 1 हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर 32, 1 ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन 64। सबको ऐड करिएगा 98 आएगा। तो पहला चीज इसका मोलर मास 98 आया, ठीक है। दूसरा इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास H2SO4 क्या है, एसिड। H2SO4 को अगर आप पानी में घोलिएगा तो ये H प्लस प्लस SO4 2 माइनस देगा, 2H प्लस, 2 हाइड्रोजन 2H प्लस देगा। अगर 2H प्लस दे रहा है, एसिड है, तो बेसिटी का 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 B का वैल्यू 2 हो गया। जैसे ही B 2 हुआ, देखिए मोलर मास तो 98 है, 98 बाई बेसिटी, मोलर मास बाई बेसिटी इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास 98 है, तो निकाले हम लोग। H2SO4 का मोलर मास 98, लेकिन H2SO4 का बेसिटी 2 है, तो फिर मोलर मास बाई 2, 98 बाई 2 49 आ गया। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम नहीं हुआ। हम पहले ही बताएं कि अगर n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, या तो 1 होगा या 1 ज़्यादा होगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर उनका इक्विवेलेंट मास मोलर मास सेम नहीं होगा। इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में सेम हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। अगर सेम नहीं है तो फिर क्या चीज़ ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट मास या मोलर मास। तो मोलर मास ज़्यादा होगा। मोलर मास 98 लेकिन इक्विवेलेंट मास 49, कम हो गया। जस्ट अ मिनट। नो, बता रहे थे इसमें हम कि इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम होता है, नहीं भी होता है। और सेम अगर नहीं है तो उसका पीछे कारण होगा, n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तभी। जैसे H2SO4 केस में दिख रहा है मोलर मास 98 है, जबकि इक्विवेलेंट मास कम हो गया। मीन्स मोलर मास ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट मास कम होगा जब n फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। याद रखिए, रिलेशन में पढ़ेंगे। दूसरा, ऐसा करने से नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी चेंज कर जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितना आने वाला है, गिवन मास 98 था, मोलर मास भी 98, तो मोल्स तो 1 ही आया, 1 मोल। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखिए चेंज कर जाएगा। गिवन मास 98 था जबकि इक्विवेलेंट मास 49 है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 हो गया। मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बढ़ गया। इक्विवेलेंट मास कम होने से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा जब n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। ऐसे कंडीशन में देखिए मोलैरिटी नॉर्मैलिटी भी चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, नंबर ऑफ मोल्स 1, वॉल्यूम 2 लीटर से लिखा हुआ, मोलैरिटी इतना नहीं आया। HCl के केस में n फैक्टर 1 था, तो HCl का नॉर्मैलिटी भी सेम था, मोलैरिटी भी सेम था, दोनों आपस में सेम था। लेकिन जैसे ही n फैक्टर का वैल्यू 2 हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास मोलर मास चेंज कर गया। ऐसे करने से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर गया। ऐसा होने से मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी भी चेंज कर जाएगा।
नॉर्मलिटी के लिए डेफिनेशन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर्स है, मीन्स दिस टाइम इज 1 इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मलिटी आया। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में देखिए नॉर्मलिटी ज़्यादा है, मोलारिटी कम है। इसका मतलब जब भी n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तब वहाँ पर नॉर्मलिटी और मोलारिटी में इस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक रिलेशन हम यहाँ पे बता दें, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे एक रिलेशन हम लिख रहे हैं नोट पॉइंट में। पहला, नंबर ऑफ मोल्स, या सबसे पहला मोलर मास और इक्विवेलेंट मास इफ n फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। अगर n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में कौन ज़्यादा होगा? मोलर मास ज़्यादा होगा। और अगर आपको इक्वल करना है तो इक्वल करने के रिलेशन बता देते हैं। इक्वल कैसे होगा? मोलर मास और इक्विवेलेंट मास को अगर इक्वल करना है तो इसमें n फैक्टर को जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। n फैक्टर को जाके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? मोलर मास के बराबर। पहला रिलेशन। दूसरा, अगर n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, देखिए n फैक्टर का वैल्यू 1 रख दें तो मोलर मास इक्विवेलेंट मास सेम हो जाएगा, जैसे इन केस ऑफ HCl के केस में हुआ था। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अगर n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा है जैसे 2, ऐसे कंडीशन में कौन ज्यादा होगा? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स जबकि 1 है, मींस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज्यादा होगा। उल्टा रिलेशन हो जाएगा। इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? n फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? 1 से ज्यादा है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मान लीजिए 2 है, नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए 1 है। इसको इक्वल करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम नहीं हो जाएगा। 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इक्वल 2। तो छोटे चीज में n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो छोटा कौन है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में अगर आप n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। छोटा यहाँ पे कौन था? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में नंबर n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिए। थर्ड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन में मोलैरिटी नॉर्मलिटी दोनों होता है। कॉम्पिटिशन में तो नॉर्मलिटी एग्जाम का सोर्स है, क्वेश्चन का सोर्स होता है वो। अब नेक्स्ट, मोलैरिटी। देखिए सब मोलैरिटी वाला टर्म इधर लिख रहे हैं। मोलैरिटी में मोलर मास होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। इधर नॉर्मलिटी लिख रहे हैं। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी इन दोनों में क्या रिलेशन है? कौन बड़ा होगा? जब n फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो नॉर्मलिटी 1 आ रहा है, जब इक्विवेलेंट मोलैरिटी हाफ आ रहा है, मींस नॉर्मलिटी ज्यादा है। ऐसे पे डेफिनेशन समझिए, नॉर्मलिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पे डायरेक्टली, और मोलैरिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे डायरेक्टली। नंबर ऑफ मोल्स कम, मोलैरिटी कम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज्यादा, नॉर्मलिटी ज्यादा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेटर, नॉर्मलिटी भी ग्रेटर। नंबर ऑफ मोल्स लेस, मोलैरिटी भी लेस। इक्वल करना तो क्या करना पड़ेगा? जो छोटा है उसमें n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मींस मोलैरिटी में अगर हम n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी के। ये रिलेशन हम लोग पढ़ें। इस रिलेशन को याद रखिए। और ये रिलेशन पढ़ने के लिए 2 क्वेश्चन हम लोग किए थे।
और इस तरीके से हम लोगों का आज वाला क्लास यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास सॉलिबिलिटी के साथ हम लोग देखेंगे। न्यू क्लास है, नया चैप्टर, नया सब टॉपिक है, डिटेल्स में उसको समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन में बहुत सा टॉपिक आ गया था हम लोगों का, सबको ऑलमोस्ट हम फिनिश किए। और इस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मिल जाएगा। और जिनको फर्दर स्टडीज आगे कंटिन्यू करना है वो लोग सब्सक्राइब करके जुड़ रहे चैनल से। नेक्स्ट क्लास सॉलिबिलिटी से मिलते हैं, इसको नोट करिए।